मीडिया में काम करने वाले को यदि समाचार एकत्र करने पर पीटा जा रहा है तो ये एक व्यक्ति की पिटाई नहीं है, एक कर्म की, एक जो कार्य है उसकी पिटाई है। तो मुझको ये दुखद लगा कि जी इस प्रकार का किसी अखबार ने उसको कवर नहीं किया। ना कवर किया। और आप देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि किसी भाजपाई की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं आया, स्वयं गृह मंत्री की तरफ से नहीं आया, जबकि उन्हीं की रैली की वजह से सारा कुछ हुआ था। उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनके ऑफिस का ही कुछ आ जाता। मैंने रविवार का अखबार देखे, 4 अखबार जो मेरे पास आते हैं, 5, और मैंने आज सोमवार के भी अखबार देखे। इनमें से किसी भी अखबार में, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और दैनिक एक्सप्रेस, किसी भी अखबार में फ्रंट पेज पर राहुल गांधी की कोई खबर नहीं। 2 दिनों से तो नहीं। कोई खबर है नहीं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे ब्लैकआउट कर देते हैं। मतलब हिंदू भी ब्लैकआउट कर देता है, उसको ही नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है। केजरीवाल उठा लिया है उन्होंने, दोनों दिन केजरीवाल उठाया है, लेकिन राहुल गांधी को ब्लैकआउट कर दिया। ये जिस दिन केजरीवाल की बेल सो कॉल्ड जमानत हुई थी, उस दिन भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज को कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि केजरीवाल इज द मोल। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। ही इज प्लेइंग ऑन द रिमोट ऑफ आरएसएस और मोदी। तो राहुल गांधी को तो डीमीन करने की तो कोशिश सारे अखबार, इवन आप, मैं ये देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी, पंकज जी, मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो पुराने हैं, वो राहुल गांधी की अगर बुराई आती, कोई ऐसी बात आती, तो आकर जरूर कुछ ना कुछ लिख जाते हैं, लेकिन जहां तारीफ का मसला होता है तो वो बहुत पीछे हटे रहते हैं। और ये सारे वही जर्नलिस्ट हैं जो राज्यसभा में खूब मलाई खाते रहे हैं, राज्यसभा में, हाँ, राज्यसभा में कांग्रेस के दौरान खूब मलाई खाई, लेकिन वो कभी एक शब्द आकर के बोलते नहीं। हाँ, केजरीवाल के समर्थन में जरूर आकर के बोलते हैं, उन्हें याद रहता है कि केजरीवाल के समर्थन में आकर के बोलना है, ये उनको अच्छे से याद रहता है। इस देश में आप सोचिए 1200 से लेके मिड 18 सेंचुरी तक, इवन 19 सेंचुरी तक मुस्लिम्स का रूल रहा है। 800 साल मुस्लिम रूल इस भारत में रहा। और क्या इन 800 साल के रूल के दौरान क्या कभी इस भारत में हिंदू माइनॉरिटी में आए क्या? कभी नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं। और आप हैरान नहीं है। मुझे एक बात ये नहीं समझ में, मेरे लिए एक शोध का विषय बनता जा रहा है कि जब इन बातों को एक पढ़ा लिखा वर्ग भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमारी शिक्षा का क्या रोल है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के? सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं आज का अखबार। आज के अखबार में मेरे साथ हैं एनबीटी के पूर्व संपादक पंकज जी और मेरे दोस्त अश्विनी शंकर। पंकज जी, आज के जो अखबार पर चर्चा है, इस बात से शुरू की जाए कि ये जो राघव त्रिवेदी हैं, इन पर जो रायबरेली में हमला हुआ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, कल ये सोशल मीडिया में भी छाया रहा और आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी बहुत इसको प्रमुखता से छापा है। राघव त्रिवेदी पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, दिल्ली से वो रायबरेली आए थे अमित शाह की रैली कवर करने के लिए। और अमित शाह की रैली कवर करने के दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं से बातचीत की जो रैली शुरू होने से पहले ही छोड़कर जा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों जा रही हैं ऑन कैमरा, तो उन्होंने बताया कि हमें 100 रुपए दिए गए थे और अब हम लेट हो रहे हैं और अब हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। इस बातचीत को कुछ भाजपाइयों ने देख लिया, फिर उन्होंने उनसे मोबाइल मांगने की कोशिश की, कैमरा मांगने की कोशिश की। जब नहीं दिया गया तो उनको पकड़ने के बाद स्टेज के पीछे ले गए, उनको बांधा, पीटा और अभी वो हॉस्पिटल में है। तो पंकज जी, प्लीज आप इसमें कुछ बताइए। ये बहुत ही अहम खबर है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर हैं 180 देशों में। स्वीकृति तो नहीं है हमारे देश में हायर लेवल पर इसको लेकर, लेकिन असलियत तो यही है। आप आनंद की चीज देखेंगे, मैंने हिंदी के जितने अखबार देखे दिल्ली से छपने वाले, जनसत्ता, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जितने भी हैं, उसमें किसी भी अखबार में यह खबर नहीं है। लेकिन दैनिक जागरण के रायबरेली एडिशन में पेज नंबर 3 पर जहां अमित शाह की खबर है, वहां पर इस खबर को इसी तरीके से छापा गया है। यह एक अच्छी बात भी है और आश्चर्यजनक बात भी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो उठती महिलाओं को पूछ रहे थे और 100 रुपए वाली बात हुई, तब उनकी पिटाई की गई। ये बात दैनिक जागरण के रायबरेली एडिशन में मैंने देखी। बाकी शायद सभी अखबारों के लोकल एडिशन में हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कवरेज करते समय यदि किसी पत्रकार की पिटाई होती है तो वो खबर नेशनल मीडिया के किसी पन्ने पे जरूर होनी चाहिए थी।
बिल्कुल सही बात है। तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ये कि इस तरीके का, देखिए क्या है कि हम जितने लोगों ने मारापीटी की या जिन लोगों ने की, वो सभी लोग अभी तक ये मान के बैठे हैं कि मीडिया का मतलब वो जो मैं कहूं। क्योंकि वैकल्पिक मीडिया ने वास्तव में जिसको कहते हैं कि प्रतिरोध की या जनपक्षता की पत्रकारिता को कुछ धार दी है, और उसको देखने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। जी। आज कुछ YouTube चैनल ऐसे हैं जो 45 लाख और 1 करोड़ तक जा रहे हैं, हिंदी के। हाँ, तो हिंदी। अभी जो गांव देहात के लठंगे हैं, जिनमें एक सरपंच जी हैं जो मारा पीटी कर रहे थे, जो माँ बहन की गाली भी दे रहे थे, जब उनके नवाब रंगीले माँ की याद करके भावुक हो रहे थे मदर्स डे पे, तब वो माँ की गालियां दे रहे थे उनके भक्त लोग। तो जी। वो सब अभी वैकल्पिक मीडिया को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसकी ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तथाकथित राष्ट्रीय अखबारों के संपादक कि आपका खबर, आप एक अखबार या एक मीडिया में काम करने वाले को यदि समाचार एकत्र करने पर पीटा जा रहा है, तो ये एक व्यक्ति की पिटाई नहीं है, एक कर्म की, एक जो कार्य है उसकी पिटाई है। तो मुझको ये दुखद लगा कि इस प्रकार का किसी अखबार ने उसको कवर नहीं किया, ना कवर किया। और आप देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि किसी भाजपाई की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं आया, स्वयं गृह मंत्री की तरफ से नहीं आया, जबकि उन्हीं की रैली की वजह से सारा कुछ हुआ था। उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनके ऑफिस का ही कुछ आ जाता, कहीं कुछ आप नहीं किस आया। दुनिया में जी रहे हैं आप? एक साल से जिस मणिपुर में हिंसा जारी है, जहां 265 लोग मर गए, 45,000 लोगों का पलायन हो गया, 25,000 से ज्यादा सरकारी असलाह लूट लिए गए, जब वापस नहीं आए, उस पे कोई नहीं बोलता है। तो एक बेचारे निरीह पत्रकार को पीटने पे आपको लगता है कि ये लोग समय खराब करेंगे? ये अपेक्षा तो अब नहीं करना चाहिए, वो दिन चले गए। तो सही बात। पर प्रश्न उठाते रहेंगे सर, क्योंकि अगर इनसे अपेक्षा करना बंद कर दिया जाएगा तो सवाल बंद हो जाएंगे, सवाल बंद हो जाएंगे तो इनके लिए और आसान रहेगा, कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हर बार पूछेंगे, जितना जब उनका मन हो जवाब दें, नहीं मन हो नहीं जवाब दें। अब खींच करके तो लाया नहीं जा सकता कि अमित शाह जी आप बताइए, जवाब दीजिए, तो बस पूछा जाएगा, आप जवाब दीजिए। मैं आज 2 खबरों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो सहारा में छपी है, और मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर की खबरें होना चाहिए और जिसमें लंबा विमर्श होना चाहिए। वो मुझे ये भी भरोसा है कि इस पे कोई पढ़ेगा भी नहीं। एक खबर है एम्स दिल्ली के एक सर्वे की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि देश की हर 5 में से 3 महिलाओं को दिल की बीमारी हो सकती है। अच्छा। एक खबर। दूसरी खबर है, वो भयावह भी है और सोचने लायक है। वो खबर ये है कि भारतीय रेलवे में जो महिला लोको चालक हैं, खासकर मालगाड़ी की, उनको यदि टॉयलेट यूज करना होता है तो उनकी इसकी खबर जो है वॉकी टॉकी पे पूरे सब लोगों तक जाती कि 100 एंड 100 ड्राइवर महिला जो है उसको टॉयलेट यूज करना है, और उसकी बाकायदा वॉकी टॉकी पे परमिशन जाती है, और फिर किसी छोटे स्टेशन पर रुककर उसको टॉयलेट यूज करना होता है। कई बार वो टॉयलेट इस्तेमाल लायक नहीं होते हैं, कई बार इतना वीरान स्टेशन होता है कि महिला नहीं उतरती है, और अधिकांश मसलों में ऐसा हो रहा है कि गुड्स ट्रेन की महिला चालक हैं, वो पानी नहीं पी रही हैं, लिक्विड नहीं पी रही हैं, और एक महिला इस मामले में बेहोश भी हो चुकी है, क्योंकि गुड्स इंजन में एयर कंडीशन की व्यवस्था नहीं होती है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। हाई टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन के कारण वो बेहोश भी हो चुकी। ये कितना बड़ा मसला है, मुझे नहीं लगता है कि शायद आप दोनों में से ने किसी भी अखबार में देखा होगा। नहीं, ये नहीं है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है ये, और भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को उसका संज्ञान लेना चाहिए। और एक तरफ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स को हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं।
बस बात ही कर रहे हैं अश्विनी, बात ही कर रहे हैं। अच्छा है कि कम से कम बात तो कर रहे हैं। पर आपने बहुत सही खबरों की ओर ध्यान दिलाया। ये तो बिल्कुल कभी किसी की नजर में आ ही नहीं सकती है पंकज जी। एक चीज लेकिन है, इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, पर मुझे इस पर चर्चा करना पड़ेगा। मैंने रविवार का अखबार देखे, 4 अखबार जो मेरे पास आते हैं 5, और मैंने आज सोमवार के भी अखबार देखे हैं। इनमें से किसी भी अखबार में, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और दैनिक एक्सप्रेस, किसी भी अखबार में फ्रंट पेज पर राहुल गांधी की कोई खबर नहीं। 2 दिनों से तो कोई खबर है ही नहीं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे ब्लैकआउट कर देते हैं। मतलब हिंदू भी ब्लैकआउट कर देता है, उसको ही नहीं समझ में आ रहा है कहां पर क्या हो रहा है। केजरीवाल उठा लिया है उन्होंने, दोनों दिन केजरीवाल उठाया है, लेकिन राहुल गांधी को ब्लैकआउट कर दिया। क्या ये अल्टरनेटिव? केजरीवाल एक तरफ और मैं ध्यान आप लोगों का बताना चाहूंगा कि अभी जो हाई कोर्ट जजेस हैं उनका एक कंसोर्टियम है, तो उन्होंने एक डिमांड किया कि क्यों ना जैसे अमेरिका के अंदर डिबेट होता है तो इंडिया में भी डिबेट कराया जाए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। और आपको हैरानी होगी, राहुल गांधी ने तुरंत डिबेट के लिए यस कर दिया और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और उल्टा भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी होते कौन है डिबेट करने वाले? राहुल गांधी। आप सोच कर देखिए, जिस राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए पूरी स्टैब्लिशमेंट की पूरी आईटी सेल लगी हुई है, एंड दे आर नॉट रेडी टू हैव अ डिबेट विद राहुल गांधी। और ये न्यूज मिसिंग है सर सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, जबकि इस न्यूज को फ्रंट पेज पर होना चाहिए था, ताकि हमारे पूरे हिंदुस्तान के सामने दोनों लोगों का किरदार सामने दिखे कि दोनों की आइडियोलॉजी क्या है, इनका विजन क्या है। मैं एक खबर और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो एक खबरों का गुलदस्ता है। अच्छा। अमित शाह ने रायबरेली में कहा कि सोनिया गांधी ने अपने एमपी लेट फंड्स का 70% अल्पसंख्यकों पे खर्च कर दिया। मोदी जी ने पटना में कहा कि हम अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण नहीं लागू होने देंगे, कहा है। लेकिन आज के दैनिक हिंदुस्तान में एडिटोरियल पेज पे एक कॉलम छपता है 75 साल पहले। अच्छा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो है ये जो है आई थिंक हिंदुस्तान में 13 मई 1949 का है, और विधान परिषद की अल्पसंख्यक मामलों की सलाहकार समिति के ऊपर एक न्यूज है, और उसमें कहा गया है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए विधान परिषद की सभी स्तर पर आरक्षण की सिफारिश करते हैं कि उन लोगों की उचित भागीदारी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में हो। और ये खबर है। और ये विधान परिषद की बात चल रही है, ये बात विधान परिषद की है। एक्चुअली 1949 में विधान परिषद ही थी ना। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, विधान परिषद थी, विधान परिषद, ठीक है ना। सही बात। तो आपको अभी खबर ये है तो छपी ये है कि 75 साल पहले हिंदुस्तान में छपी होगी, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी थी इसको देखने की। तो मैंने जब इसको सर्च करना शुरू किया, मालूम पड़ा कि उस समिति के, जिस समिति ने सिफारिश की है, उस समिति के अध्यक्ष खुद वल्लभ भाई पटेल ही थे। वही वल्लभ भाई पटेल जिनके नाम पर आज ये झंडा उठाकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि पटेल प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान ऐसा नहीं होता। तो ये सिफारिश करने वाले, हालांकि पूरी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा देखा मैंने, उसके अंदर उन्होंने एंग्लो इंडियंस, पारसी समुदाय, इन सब के लिए एक उचित उसकी बात की है। और जब आज अल्पसंख्यकों को लेकर और इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे नवाब रंगीले सुबह सुबह पटना साहब गुरुद्वारे में, वहां पर लंगर खिला रहे हैं। वो कल की बड़ी खबर होगी, क्योंकि आज की अधिकांश अखबारों की बड़ी खबर है फर्स्ट पेज की, पटना में रोड शो करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी। अच्छा। अब लेकिन इसमें एक सवाल कल बहुत अच्छा रवीश ने उठाया कि पटना में गांधी मैदान इतना बड़ा मैदान है जहां पे 10 लाख लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जा सकता। भारत में इतना बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड अब कोई नहीं बचा है। तो आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सड़कों को एक तरफा करके, उनको सकड़ा करके उनको बीच में से निकालना पड़ा, ताकि क्या भीड़ ज्यादा दिखे? भीड़ ज्यादा दिखे, एग्जैक्टली, क्योंकि 10 लाख लोग तो आने से रहे वहां उनके लिए। तो उन्होंने बोला था कि भाई आप मैदान वहां भर लेते। तो
हम किस चीज पे खुश हैं कि रैली करने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर बना। ये क्या खबर होती है? जो व्यक्ति 24/7 इलेक्शन मोड में रहता हो, वो तो कभी भी किसी भी चीज के लिए पहला बन सकता है। मतदान के दौरान चुनाव प्रचार करने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर है, मतदान के दौरान गाली गलौज करने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर है, झूठ बोलने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर है, अपने 10 साल की उपलब्धियों पर बात करने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर है। और इसीलिए आप देख लीजिए, आज कश्मीर का अखबार दो देखे मैंने, राइजिंग कश्मीर और कश्मीर ऑब्जर्वर, दोनों में जश्न जमहूरियत की खबर है, लेकिन कोई भी अखबार यह बात नहीं कर रहा है कि धारा 370 हटने के बाद में पहले चुनाव में श्रीनगर का क्या नजरिया होगा। हमने जो किया है, जिसको आप दुनिया को कह रहे हैं, है ना, बदायूं के गांव के आदमी का जो भाजपा समर्थकों के तक देखा, कश्मीर से 370 हटा दी, वो बड़ा खुश है, उसके खेत में सांड फसल चढ़ रही है। लेकिन कश्मीर का आदमी, श्रीनगर का आदमी, उसके लिए 370 आज जश्न जमहूरियत के दिन कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हैं अश्विनी। ये इस बात पर फिर से आना पड़ेगा एक बार कि ये पूरी तरीके से राहुल गांधी को कैसे ब्लैक आउट कर रहे हैं। मतलब दो दिन 3 दिन तक देश की दूसरी, मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो, तो उसके इतने बड़े नेता को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर देते हैं अखबार। अच्छा, आप कुणाल, आप एक चीज और देखिएगा, चतुर्वेदी देखेंगे, इस सारी न्यूज में एक लिंकेज डेवलप हो रहा है। जैसे ही ये न्यूज चलनी शुरू हुई कि राहुल गांधी की प्रेजेंस से जो इलेक्शन का जो रुख है वो बदल रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। ग्राउंड पे जो है बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर दिखती आ रही है। आप देखेंगे उसके तुरंत बाद फिर हाईकोर्ट जजेस का एक ग्रुप आके कहता है कि साहब आप डिबेट कराइए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी के बीच में, आप डिबेट कराइए दोनों लीडर्स के बीच में, ताकि पता लगे इन दोनों की विजन क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। क्योंकि हमको तो ये बताया गया है कि मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो क्यों ना राहुल गांधी के साथ डिबेट हो। अब आप देखिए, जैसे ये दो न्यूज आनी शुरू हो रही हैं, बिल्कुल सही प्रश्न कुणाल पाठक आपने उठाया कि चाहे वो द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान हो, राहुल गांधी अखबार से गायब हो गए। इवन मल्लिकार्जुन खड़गे भी, खड़गे भी गायब हो गए। कांग्रेस की कोई न्यूज नहीं आ रही है। और अब इन्होंने केजरीवाल को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया आप देखेंगे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर केजरीवाल की 10 गारंटियां आ रही हैं। 10 गारंटी आ रही है, केजरीवाल की 10 गारंटी है। एक्चुअल केजरीवाल को जेल से बाहर इसीलिए निकाला गया है कि वो आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो पर टिकी हुई है उससे डिस्ट्रैक्ट किया जाए और पर्सनैलिटी क्लैश का इलेक्शन बनाया जाए, केजरीवाल वर्सेस मोदी की पर्सनैलिटी। ये एक जिस दिन केजरीवाल की बेल सो कॉल्ड जमानत हुई थी, उस दिन भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज को कहा था और आज भी कह रहा हूं कि केजरीवाल इज द मोल। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। ही इज प्लेइंग ऑन द रिमोट ऑफ आरएसएस और मोदी। सो ये दिल्ली के सभी अखबारों की स्थिति वही है आज की। केजरीवाल का रैलियों की बातचीत है और किसी कांग्रेस के किसी उम्मीदवार की चर्चा नहीं है। एक आध जगह कन्हैया कुमार की चर्चा है और वो भी ये चर्चा है कि कन्हैया कुमार केजरीवाल से मिले और उन्होंने जेल डायरी उनको भेंट की। लेकिन कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा है, उदित राज का कैंपेन चल रहा है या कन्हैया कुमार का कैंपेन चल रहा है या जयप्रकाश अग्रवाल का कैंपेन चल रहा है, उस पे दिल्ली के जो लोकल न्यूज होती है, मैं से आपको जो 5 अखबार है, नवोदय टाइम्स, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान और जागरण, ये 5 अखबारों के लोकल एडिशंस मैंने देखे हैं, उसमें कांग्रेस के कैंपेन की न्यूज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, एक खबर जिसको नजरअंदाज किया गया, जिसके ऊपर आज अशोक गहलोत की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव का मतदान के आंकड़ों को विलंब से उठाने पर सवाल खड़े किए, तो जो चुनाव आयोग का जवाब है वो बड़ा घटिया किस्म का है और वो इट इज लुकिंग लाइक इट्स अ पॉलिटिकल रिप्लाई। It is not the reply from any independent agency.
तो पॉलिटिकल इसके लग रहा है, सही बात। ऊपर तो इसके बिल्कुल। ऊपर अशोक गहलोत का स्टेटमेंट जरूर है, वो मैं शायद नवज्योति में, राजस्थान के अखबार में देखी है मैंने खबर, बाकी हम लोगों को नहीं मिला कहीं। और किसी। हम हाँ, हम तो लोगों मैं, को नहीं मिला। मुझको लगता है मैंने मैंने नवज्योति में देखी है बस, बाकी कहीं हम्म उस खबर को देखा नहीं है मैंने। तो हम्म मैं अखबार पढ़ने वाले दोस्तों को एक चीज जरूर बोलूंगा कि जिन जिन अखबारों में 75 साल पहले या 50 साल पहले न्यूज छपती है, उसको जरूर पढ़ा करें। वो तो हमको हम्म कई बार उससे रिलेवेंसी मालूम पड़ते है कि हम जिस संविधान या जिस तंत्र की के शिखर पर आज है, उसके आधार की खूबसूरती कहाँ से और कैसे रची गई थी। बिल्कुल सही बिल्कुल तो बात है। मैंने बिल्कुल इसीलिए आज बिल्कुल सरदार सही। पटेल वाली न्यूज को शेयर किया आप लोगों के साथ में, कि इट्स वन ऑफ द हम्म, इम्पोर्टेंट थिंग, यदि हम उसको देखना शुरू करें तो। बिल्कुल है सर। अश्विनी, एक चीज पर शायद आप अखबार पढ़ने के दौरान इस पर ध्यान देते हो, लेटर्स टू द एडिटर होता है ना एक, जो अखबारों में निकलता है, और ये सबसे मुख्य पृष्ठ है अखबार का, मतलब फ्रंट पेज के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पृष्ठ है। मैं आपको ले जाता हूं दैनिक जागरण में, हो सकता है आपके पास दैनिक जागरण ना हो, आप इसका पाठक ना, वहां लेटर्स टू एडिटर है, ये यहाँ पर उस नाम से आता है पाठकनामा। अब इसकी आप खबरें सुनिएगा, ठीक है? इन जो खबरें कह रहा हूं, जो ये जो लेटर भेजे गए हैं, इससे आपको अखबार का पूरा चरित्र पता चलेगा। पहला है, विपक्ष के पास एक मजबूत नेता का अभाव। इन्होंने ऐसा पत्र चुना है जो ये कह रहा है कि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। दूसरा है, आरक्षण पर बहस। अब आप समझ लीजिए कि चाहते हैं, ये ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो ये सोच रहा है कि आरक्षण पर बहस होनी चाहिए। तीसरा है, वोट देना अनिवार्य हो, मतलब इंसेंटिवाइज करने से ज्यादा बेहतर समझते हैं इंपोज करना। ये भी किसकी रणनीति होती है आप समझते हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात निकली, वो अब हीरा मंडी कलेक्शन इसमें निकला हुआ है। मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ कपड़े मालिकों ने, जो कपड़े कंपनी के मालिक, उन्होंने हीरा मंडी के आधार पर कलेक्शन निकाला हो। चूंकि ये फिल्म तवायफों पर, चूंकि वेब सीरीज तवायफों पर आधारित है, तो ये जो अर्जित मिश्रा है नाम के कोई लखनऊ के, ये काफी आहत हैं कि अब बताइए तवायफों के नाम पर भी जो है ये निकलेगा, और आज हमारी महिलाएं इनसे प्रेरित होकर के ये सारी चीजें करेंगी। कपड़े पहने। हाँ हाँ, ये नंबर एक का मूर्ख होगा, बिल्कुल इसने पढ़ा नहीं होगा, वरना हम लोग पढ़ते रहे, हमारे एंशिएंट इंडिया से लेकर के जनपद कल्याणी होती थी, नगर वधु होती थी, और यहाँ राजा महाराजों के जो बेटे बेटियां होते थे, जाते थे, सीखते थे, आर्ट एंड कल्चर समझते थे, डांसिंग सीखते थे, तहजीब सब कुछ। सीखते थे। बिल्कुल। हाँ। कुणाल, एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। आज हाँ। क्योंकि अभी अभी तक की सबसे बड़ी जो वेब सीरीज बनी है वो हीरा मंडी बनी है। तो हीरा हम्म मंडी में बड़ा अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे किया कि किस तरीके से अंग्रेज जो हम्म इंडियन रूलर्स के माइंड के साथ वो खेलते थे। वो कहते थे कि अगर अंग्रेज हैं तब तक भारत है, अगर हम्म अंग्रेज नहीं होंगे तो जितने भी ये जो नवाब हैं, शासक हैं, राजा महाराजा हैं, सब आपस में लड़ पड़ेंगे और ये देश हम्म जो है खत्म हो जाएगा। आज जैसे भी सर ने एक बात कही कि अगर आप कोई भी न्यूज आती है तो आप पीछे जाके देखिए 50-70 इयर्स बैक, वही चीज आज इस देश पे की जा रही है। अगर मोदी नहीं है तो देश नहीं है, अगर कल को आप मोदी को नहीं चुनेंगे तो देश खत्म हो जाएगा। वही सेम करेक्शन है, सेम जो ब्रिटिशर्स ने प्रोपेगेंडा क्रिएट करा वही प्रोपेगेंडा आज क्रिएट हो रहा है। अगर मोदी नहीं तो कौन? जबकि ये बात लोगों को समझनी चाहिए। जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई 1964 के अंदर, तो हमें लगा कि अब देश खत्म हो जाएगा। कुछ तुरंत नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी निकल के आए। लाल बहादुर शास्त्री की सडन डेथ हुई, आप तुरंत इंदिरा गांधी जी निकल के आए। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन होता है। राजीव, हमको ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। इवन जो एजुकेटेड क्लास है, मेरा भी सवाल होगा, मैं चतुर्वेदी सर से समझना चाहूंगा कि इंडिया की जो एजुकेटेड तबका है, सो कॉल्ड इंडिया अपर मिडिल क्लास, जब वो भी ये बात करती है कि मोदी नहीं तो कौन, तो क्या हमारा देश का अस्तित्व मोदी जी के होने पर टिका हुआ है क्या? मोदी जी तो एक मनुष्य है, वो तो एक ना एक दिन चले जाएंगे, तो देश भी चला जाएगा। कि इस लॉजिक को लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? कैसे एक एजुकेटेड माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर मोदी नहीं होंगे तो देश नहीं होगा? दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस काइंड ऑफ अ ट्रूथ। दूसरी चीज कि एक बात आपको और समझनी पड़ेगी। एक तरफ ये जो हमारी राइट विंगर्स हैं, कहते हैं कल्चर कल्चर कल्चर। हमारा कल्चर हमको क्या सिखाता है? हमारा कल्चर हमको डाइवर्सिटी सिखाता है, हमारा कल्चर हमको टॉलरेंस सिखाता है। ये वो मुल्क है जहां पर खजुराहो का टेम्पल बना है। भाई, भारत दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां पर सेक्स की भी गॉड है, दैट इज यू हैव काम सूत्र, कामदेव। India is the कामदेव, only country where मदन। you are having a special book written only on the sex that is your Kam Sutriya.
और आप उस मुल्क में अगर कोई हीरा मंडी जैसी वेब सीरीज आती है और वहां पर आप कहती हैं कि हमारी औरतों को इनसे सीखना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक डाइकोटमी है, एक पैराडॉक्स डेवलप है हमारे समाज के अंदर, हमें चीजें समझ में ही नहीं आ रही हैं। और सबसे बड़ा जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो एक लेकुना क्रिएट हुआ है, वो मिडिल क्लास से हुआ है। मिडिल क्लास जो होती है वो एक सिविल सोसाइटी का रोल प्ले करती है, वो एक रोल प्ले करती है, एक सोसाइटी के अंदर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है टू रेज द सोशल इश्यूज। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मिडिल क्लास है आज, वो ड्रिवन है व्हाट्सएप मीडिया से, वो ड्रिवन है सोशल मीडिया से, और वो एक थिंकिंग माइंड नहीं बन पा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स और एडवर्टीजमेंट से। एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट से। मैं कुछ खबरें आपको आज साझा करना चाहूंगा जो वास्तव में देश की चिंता होना चाहिए, लेकिन वो चिंताएं बहुत स्थानीय अखबारों तक रह गई। पहली खबर है जो देश से पूरी तरह गायब है कि पंजाब में लंबे समय से करीबन 150 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन के कारण अकेले अंबाला में करीबन 31 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनें 41 घंटे से लेकर 6.5 घंटे तक लेट रही हैं। 3500 ट्रेन, सॉरी, एक चीज। दूसरी चीज, मथुरा में यमुना में क्रूज चलाने की कोशिश की गई, 2 दिन वो कीचड़ में फंस गया। वो क्रूज बनारस से गुवाहाटी भी चला था, वो एक ही बार चला। अच्छा, वही वाला क्रूज जो 25 दिन में यात्रा कंप्लीट करता है अपनी। हाँ, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है, आपने सभी अखबारों में देखते होंगे कि तीखी गर्मी के बावजूद मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मतदान दल घोड़े पे चढ़ के, गधे पे चढ़ के, जहाज पे चढ़ पे जा रहा है। आप सोचिए कि हमारा चुनाव आयोग कितना गैर वैज्ञानिक है कि उसने देश के और इस एशिया के सबसे चरम मौसम में चुनाव करवा रहे हैं। और जबकि इस चुनाव का सीधे असर कम मतदान पे पड़ रहा है, और जो मतदान दल हैं उनकी जो दुर्गति हो रही है उसके ऊपर हम कभी बात नहीं कर रहे हैं। और एक खबर जो है कि कल दिल्ली में ही नहीं, जयपुर में भी बहुत सारे हॉक्स ईमेल फिर से आए बम से उड़ाने के। अच्छा, और चूंकि दिल्ली में चुनाव है, वो दिल्ली में चुनाव में पुलिस बहुत सक्रिय रहती है, और उस सक्रियता के बावजूद मध्य दिल्ली में करोल बाग और झंडेवालान के मेट्रो स्टेशन के पिलर्स पर कल फिर से कोई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख के चला गया। तो ये इन सब खबरों को एक साथ आप जोड़ के देखिए कि ये जो तंत्र है जो कह रहा है कि हम बहुत चाक चौबंद हैं, किस लेवल पर खड़ा हुआ है। और एक चुनाव और मौसम को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो अखबारों में आपको नहीं मिलेगी, केवल मध्य प्रदेश में पीपुल समाचार के फर्स्ट पेज पे, कि कल छिंदवाड़ा में अचानक आंधी बारिश आई और वहां बिजली गिर गई, और जो वहां के जीडीसी में, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर मतदान के जो ईवीएम बॉक्सेस रखे हैं वहां पर बिजली गिर गई, ठनका गिर गया। और ये तो अच्छा हुआ कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम खत्म हो गया था। वहां के जो सीसीटीवी है लगभग 45 मिनट तक पूरी तरह बंद रहे। बताइए। तो ये इस मौसम में चुनाव करवाने का निर्णय लेने वाला, आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, एक अल्प बुद्धि व्यक्ति मुझे लगता है। क्योंकि चुनाव कब हो, एक भारत सर के देश में जो इतना करोड़ लोगों को वोट डलवाना है। अब आप सोचिए कि हम क्लाइमेट चेंज के इतने बुरे दौर में गुजर रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहाड़ पर 11 मई के दिन भयंकर बर्फबारी हुई है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। और इसी दौर में केदारनाथ और बद्रीनाथ में
इतनी भीड़ है कि लोगों को आपने लाद दिया है वहां पर कि बहुत वहां पर ओवरलोडेड हैं लोग, भीड़ों से पटा हुआ है पूरा इलाका, दुर्गति हो रही है। हाँ, यमुनोत्री की एक तस्वीर आई है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़, ऐसा लग रहा है और बहुत डरावना लग रहा है दूर से देखने में। हल्की सी मिस्टेक हुई नहीं कि बहुत सारे लोगों को जो पूरे है। इलाके, मसूरी, देहरादून, चमोली, ये पूरा इधर जोशीमठ, सब कुछ जाम है। 5-5, 7-7 किलोमीटर लंबे जाम है। 15-16 लाख लोगों का इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और बगैर रजिस्ट्रेशन के जाने वाले लोगों की तो कोई संख्या का अंत ही नहीं है। और उस पोजीशन में कि जब वहां पर बर्फबारी और ये सब शुरू हो गया है, हमने देश यानी धार्मिक यात्राओं को जब से पर्यटन बना दिया, और केवल इसलिए कि वहां पे अधिक से अधिक लोगों को बिजनेस मिलता है। बिजनेस करने वाले कौन लोग हैं, वहां पे पैसा लगाने वाले कौन लोग हैं, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो साल अब में क्या 3 करेंगे महीने आप? कमा के, है ना, 8 महीने जिनको भगवा दुपट्टा डाल के घूमना है। और सर सोचिए अल्लाह। सब तब हो रहा है जब केदारनाथ की बहुत बड़ी ट्रेजेडी हम झेल चुके हैं, उसके बाद नहीं, और अभी गवर्नमेंट का ये रवैया है। ये जोशीमठ में अभी तक जमीन कोलैप्स हो रही है, आज का तारीख तक जमीन कोलैप्स हो रही है। भाई रास्ता तो ऊपर जोशीमठ से ही जा रहा है ना। हाँ, और जोशीमठ कहीं चर्चा में नहीं है। बस शुरुआत में एक दिन आया था जिस दिन वो जो है जमीन धंसने की बात आई थी, गवर्नमेंट ने एक पैनल भी बनाया, लेकिन कभी कोई चर्चा ही नहीं है उस पर, कोई चर्चा अभी नहीं। भी वहां पे 647 फैमिलीज जो हैं वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? जो है, जो हमारा राजा है वो चुनाव में व्यस्त है और वो लगातार बोल रहा है जब तक मैं हूं राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। चुनाव जिस भी फेज का चुनाव होता है उसके एक दिन पहले दैनिक जागरण में, सेम डे दैनिक जागरण में किसी से मिलती जुलती खबर जरूर मिल जाएगी। आज भी दैनिक जागरण की खबर है फ्रंट पेज की, देखिए। जी हाँ, वो राम मंदिर का फैसला कैसे कोई बदलेगा भाई। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम उसको मानेंगे। 2004 से सभी मैनिफेस्टो में राम मंदिर के मसले पे कांग्रेस का क्लियर स्टैंड रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम मानेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मंदिर बना है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बात करेगा। हाँ, राहुल गांधी के मसले पे एक खबर की मैं चर्चा करना चाहूंगा। वो खबर नहीं, एक राइटअप है दैनिक भास्कर के पेज नंबर 3 पर, और जो उनके स्टेट हेड है सतीश कुमार सिंह का लेख है। सतीश सिंह लिखते हैं उसके अंदर कि अमेठी में राहुल गांधी से अधिक जीतने की संभावनाएं किशोरी लाल की है। उस पे एक राइटअप है। किशोरी लाल जी का ज्यादा वो है वहां पर है। नहीं, वो नहीं, मुझको उनका उद्देश्य दूसरा है। अच्छा, उनका उद्देश्य है कि राहुल गांधी किशोरी लाल से भी कम पॉपुलर है वहां पर। आप दूसरे नजरिए से देख के है ना, ये चक्कर। तो राहुल गांधी को डिमीन करने की तो कोशिश सारे अखबार, इवन आप मैं ये देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी पंकज जी, मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो पुराने हैं, वो राहुल गांधी की अगर बुराई आती, कोई ऐसी बात आती तो आकर जरूर कुछ ना कुछ लिख जाते हैं, लेकिन जहां तारीफ का मसला होता है तो वो बहुत पीछे हटे रहते हैं। और ये सारे वही जर्नलिस्ट हैं जो राज्यसभा में खूब मलाई खाते रहे हैं। राज्यसभा में, हाँ, राज्यसभा में कांग्रेस के दौरान खूब मलाई खाई, लेकिन वो कभी एक शब्द आकर के बोलते नहीं। हाँ, केजरीवाल के समर्थन में जरूर आकर के बोलते हैं, उन्हें याद रहता है कि केजरीवाल के समर्थन में आकर के बोलना है, ये उनको अच्छे से याद रहता है। अश्विनी, आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा, वेल इंटेंशन्ड स्टडी एंड डेमोग्राफिक मिथ, फैजान मुस्तफा का है। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल ये लिखा है, और इसकी तरफ मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा। मैं आर्टिकल खोलता हूँ ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है फैजान मुस्तफा साहब ने, क्योंकि ये एक्चुअली इस आर्टिकल में जो सबसे पहली लाइन उन्होंने लिखी है वो उन्होंने कोट किया है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल में, जिसने ये रिपोर्ट निकाली कि भाई ये जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो चिंता का विषय है कि आने वाले सालों में भारत जो है, हिंदू जो है अपने ही मुल्क के अंदर क्या हो जाएंगे, they will become minority in their own country actually। तो उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली विद अ प्रॉपर डेटा इस बात को रखा है कि पहली चीज हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी सोसाइटी को
या किसी कम्युनिटी का डेवलपमेंट इंडिकेटर टोटल फर्टिलिटी रेट बता रहे हो, तो यही फंडामेंटली गलत चीज है। तो अगर किसी कम्युनिटी का टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसका मतलब है वो कम्युनिटी बैकवर्ड है ऑन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल बिल्कुल सही पैरामीटर्स। बात, बिल्कुल और सही यदि आप पिछले लास्ट 2 डेकेड्स का आप देखेंगे तो मुस्लिम्स का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप हुआ है, वो इट इज मच लेसर इन कंपैरिजन टू हिंदू टोटल फर्टिलिटी रेट। अश्विनी और पिछले अगर आप मुस्लिम 1900 रिलीजन का, अगर जी मुस्लिम जी का जी पॉपुलेशन का यदि आप सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे मुस्लिम्स आर लैकिंग बिहाइंड, दे आर एट द बॉटम ऑफ आवर सोसाइटी एक्चुअली। हम लोगों ने उन्होंने पिछली अपने बार इस पर आर्टिकल में चर्चा लिखा किया है। था, जी इस पर जी पिछली बार ही चर्चा किया था, और एक व्यक्तिगत दर्द मेरा आप लोगों को साझा करता हूं। मैंने जी फ्राइडे को इस विषय पे एक लेख लिखा था कि जी किस प्रकार से नेशनल हेल्थ मिशन के जो सर्वे रिपोर्ट है, जो एक साइंटिफिक तरीके से उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को आप ग्लैमराइज कर रहे हो, जो व्यक्ति केवल सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन रहा है। तो हिंदी के अधिकांश अखबारों ने मुझको खेद सहित मना कर दिया कि हम इस लेख को नहीं छापेंगे। अच्छा है तो हिंदी दैनिक में तो जागरण को बहुत, नहीं छापना, हाँ दैनिक जागरण को नहीं छापना था, वो तो लाजमी है, हम्म। लेकिन बाकी ने हिंदी भी नहीं छापा। हिंदी में बहुत बुरी जो है दुर्दशा है। अश्विनी यही वाला हाँ, लेख है, इसमें इन्होंने नोटिस किया है कि 1950 के बाद से, ठीक है, जो इनका डेटा है इसके हिसाब से ऐसा समझ में आता है कि आजादी के वक्त लगभग मुस्लिमों की जो TFR थी, टोटल फर्टिलिटी रेट थी, वो 4 साढ़े 4 के आसपास रही होगी। और उन्होंने लगभग 2 पॉइंट घटाया है उसको, लगभग 2 पॉइंट घटा लिया है, 2.36 है इस समय उनका टोटल फर्टिलिटी रेट है। 2.36 है। हाँ, और हिंदुओं ने सिर्फ हिंदू महिलाओं का जो घटा है 1.36 है। अब बात ये है कि जब आप बार बार ये बातें करते हैं ना कि हिंदू महिलाओं घटा, मुस्लिम महिलाओं घटा, इसीलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है जो अश्विनी ने अभी मेंशन भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ने घटने का मतलब प्रजनन से कोई मतलब नहीं उसका मतलब है इलिटरेसी से, उसका मतलब है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से, उसका मतलब है उनका जो उनका रहन सहन का स्तर है, प्रति व्यक्ति आय है, इन सारी चीजों से उसका संबंध है। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा कुणाल, आप बड़ा एक पॉइंट और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि इस देश में आप सोचिए 1200 से लेके मिड 18 सेंचुरी तक, इवन 19 सेंचुरी तक मुस्लिम्स का रूल रहा है। 800 साल मुस्लिम रूल इस भारत में रहा। और क्या इन 800 साल के रूल के दौरान क्या कभी इस भारत में हिंदू माइनॉरिटी में आए क्या? कभी नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं और आया। आप हैरान, नहीं आया। मुझे एक बात ये नहीं समझ में, मेरे लिए एक शोध का विषय बनता जा रहा है कि जब इन बातों को एक पढ़ा लिखा वर्ग भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमारी शिक्षा का क्या रोल है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के अंदर? मैं ये बात समझ ही नहीं पा रहा हूं। यस, वो फैक्ट्स एक को पढ़ा डिनाई लिखा कर वर्ग, देते हैं। आप सोचिए दिल्ली सल्तनत से लेके आप आ जाइए मुगल रूल के डिक्लाइन 1857 तक हम चले जाते हैं, 700-800 साल मुगल रूल भारत में रहा है, और कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हिंदू रिलीजन माइनॉरिटी बन गया हो। बिल्कुल सही बात है। आप समझिए कि यहाँ की बात तो छोड़ दीजिए, इन्वेडर्स को याद करिए, गजनी से लेकर के यहाँ अंत में बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, इन लोगों ने, इनमें से किसी ने कभी कोशिश नहीं की कि मास में हिंदुओं का धर्म जो हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम में किया जाए, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। कोई इंस्टांस नहीं मिलता है कि कभी उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की। इवन औरंगजेब तक ने कोशिश नहीं की अश्विनी, जिसका इतना नाम खराब है, उस व्यक्ति ने भी कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, एक बात इन्होंने और अपने लेख में हाईलाइट की है, दैनिक जागरण ने भी, बाकी लगभग उस दिन हर अखबार ने इस बात को नोटिस किया था कि 40% से ऊपर बढ़ गई है उनकी पॉपुलेशन और हिंदुओं की 7.5% के लगभग घट गई है। ये कह रहे हैं कि क्या आपने नोटिस किया कि इस दौरान जो उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन 1520% बढ़ी है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो मेंशन नहीं करेंगे। 1520%, क्योंकि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन पोलराइजेशन ऑफ वोट्स नहीं क्रिएट करेगी ना। सवाल ये है, पोलराइजेशन ऑफ वोट जो है वो भी कौन क्रिएट करेगा? अब एक और अच्छा इन्होंने एक डेटा दिया हमारे को स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा अगर आप हिंदू फर्टिलिटी रेट देखते हैं, बिहार का 2.8 है, उत्तर प्रदेश का 2.29 है,
जो कि मच हायर है मुस्लिम फर्टिलिटी रेट इन केरला, उससे ज्यादा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और इसका एक चीज मतलब और ये इन्होंने कि जहां एक पॉइंट और उन्होंने बहुत अच्छा रखा कि जो हाँ नेशनल हाँ पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई, हाँ और हाँ हाँ जो नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस था उसके दौरान आई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका खुद का ये मानना था कि जो रेलिवेंट हमारा जो फोकस होना चाहिए सोशल कल्चरल फैक्टर्स पर होना चाहिए, जैसे कि एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, एज एट टाइम ऑफ बर्थ, गर्ल्स एजुकेशन क्या है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड रेट क्या है हमारा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है या नहीं है, कोर्सिव एक्शन तो मेथड्स तो यूज नहीं हो रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें इंक्लूड करने चाहिए अपने डेटाबेस में, ना कि रिलीजन को हमें स्थान देना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आइडियोलॉग हैं, जो उनके गाइडिंग फोर्स हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। अब तो नहीं रहे, ना गाइडिंग है ना फोर्स है। अब इसमें क्या है कि अश्विनी, जो जो आपने फैक्ट दिया था उसी को थोड़ा एलोबरेट करके समझते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो हिंदू महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, 2.29 उत्तर प्रदेश में और बिहार में 2.88 है। और दोनों लेकिन ही मुस्लिम, बीमारू स्टेट है ये, दोनों ही हाँ बीमारू स्टेट है ये। हाँ, दोनों बीमारू स्टेट हैं। और मुसलमानों की केरला में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टोटल फर्टिलिटी रेट कम है यहाँ की महिलाओं की। इसका मतलब ये कि हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे जो स्टेट्स हैं ये सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर बहुत टॉप पर है। इसका मतलब ये कि चाहे यहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्ध हो, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति होगा, उसका टीएफआर कम ही होना था। एक अगर चीज आप और भी जो अपने मैंने जी जो मैंने एक चीज देखी थी कि मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा दो स्टेट में बढ़ी, वो थी असम और वेस्ट बंगाल। और मुझे हाँ ऐसा लगा कि ये दोनों राज्य जो हैं, जो घुसपैठियों के एक समस्या है वहां पर, शायद उनकी हम्म संख्या के कारण वहां पर 30 to 40% जो पॉपुलेशन का विस्तार देखा जा रहा है मुस्लिम का, वो मूल रूप हम्म से घुसपैठी या जो अवैध आव्रजन है उसके कारण है, न कि लोकल फर्टिलिटी रेट के कारण। लोकल एब्सोल्यूट, यही बात उन्होंने कही है अपने इन्होंने असम का भी एग्जांपल कोट किया, मैं पढ़ के बता सकता हूँ। That in हम्म fact, if we take the 1981 census and 2011 census, Assam's population has decreased from 23.36% to 17.07%. Illegal Muslim infiltration from Bangladesh is generally said to be responsible for the demographic change in Assam, but here again, as against Assam 2.91 growth in the first 20 years after the creation of Bangladesh in 1971. ये बात वो कह रहे हैं इस बात को। अच्छा, एक चीज मेरा और, जो एक टर्म लेख इन्होंने यूज करी, एक टर्म इन्होंने मेरा यूज जो करी है, लेख नहीं छपा पॉपुलेशन उसमें भी जिहाद। यही सब बातें थी। अच्छा पॉपुलेशन जिहाद, इन्होंने एक नया टर्म सर क्रिएट किया है, पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है भारत के अंदर। जो हमारी जो राइट विंग पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन जिहाद कर रहे हैं, उनका एक डर है वो, क्योंकि वो भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि एक टूल्स है लोगों को, जो आम आदमी है जो जमीन पर है, उसको डरा देना कि सब ये भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, ये बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा ये मेरा मेरा जो लेख है, जो मेरा नहीं छपा, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट यही सब बात उसमें कही, और मैंने बस उसका आधार जो NHSR है, अ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट, उसको लेकर ठीक वही के वही डेटा वो कह रहा है जो मैं उस लेख को देख रहा था। तो ये हालांकि ये है कि हिंदी के अखबारों के साथ ये समस्या है कि वो ये सब कुछ छापने को तैयार होते नहीं है। हाँ, छापना नहीं चाहते हैं, ये बात सही है। अच्छा, ये वाली खबर आप लोगों के सामने आई है जिसमें मतलब संदेश खाली वाला जो वीडियो आ गया था, जिससे ये पता चला कि संदेश खाली में जो महिलाओं के मास में बलात्कार की बात थी और ये सारी बातें थी, लगभग सब झूठ साबित वो हुई। हाँ ऑलमोस्ट फेक है। हाँ हाँ, फेक है। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री जाकर के बार बार यही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है और उन महिलाओं को दबाया जा रहा है। इसी बीच में ममता बनर्जी ने ये कहा है कि सी आनंद बोस का, जो वहां के राज्यपाल हैं, उनका वीडियो उनके पास है, मॉलेस्ट करने का वीडियो उनके पास है, कह रही है। जिस लड़की को मॉलेस्ट किया है, मतलब एलिजिडली मॉलेस्ट किया है जिसको, उसका वीडियो उनके पास। ये तो बहुत बड़ी खबर है, कम से कम इस पर एक्शन लेना चाहिए सेंटर को। हालांकि मेरी निगाह में नहीं गई खबर है। अच्छा, आपकी निगाह में नहीं गई? नहीं, मैंने जितने अखबार पलटे शायद मुझको नहीं दिखी है।
मैंने एक अच्छा। चीज जरूर देखी थी उसके अंदर की वो एक वीडियो और जारी हुआ जिसके अंदर एक फेक घटनाओं का है, लेकिन हाँ, ममता हाँ। बनर्जी वाला ये खबर नहीं है कि गवर्नर वाला वीडियो उनके पास है। कह रही हैं ये जनसत्ता में फ्रंट पेज पर है, कल के जनसत्ता में, ओके। ठीक है, नहीं आज ही के कल जनसत्ता में है, आज ही के सर, आज ही के। इसमें लिखा है कि मेरे पास है पूरा वीडियो। राज्यपाल से इस्तीफा मांगते हुए ममता ने कहा, मेरे पास है पूरा वीडियो, आपका आचरण शर्मनाक है। वो कह रही हैं कि मेरे पास पूरा वीडियो। देखिए ऐसा ना हो कि लोग कहें कि झूठ बोला गया, ये है। ओह माय गॉड। यानी तो कि बोल रही है। जनसत्ता बंगाल के अंदर अब जनसत्ता वेब राजनीतिक पर है ये गहमा गहमी खबर। और बढ़ेगी। नहीं वेब पर नहीं है, वेब ये पर नहीं, इसी में। अच्छा, ओके, तो मैं देख नहीं पाया इसको। आई एम सॉरी, ये शायद कल के अखबार में है, कल के जनसत्ता में, सॉरी, कल के तो जनसत्ता में। कल का जनसत्ता में देखा नहीं था। अच्छा हाँ, कल के जनसत्ता में ही खबर है। हम्म, ये वाली खबर जो आपने बताई थी कि सोनिया स्पेंड 70% ऑफ एमपी फंड्स ऑन माइनॉरिटीज, क्लेम शाह इन रायबरेली। हम्म, तो सोचिए, मैं बस इतना सोच रहा था उस समय, आपको टोक नहीं, मैं सोच रहा था कि ये मतलब जो देश के अंदर जो आंतरिक व्यवस्था है, जो इंटरनल ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, उसकी जिम्मेदारी मतलब भारत सरकार के गृह मंत्री की होती है, और भारत सरकार का गृह मंत्री जो है ये फैलाने में लगा है कि मुसलमानों की, इस समय हो सकता है गृह मंत्री ना हो, ये भी हो सकता है, हम लोग जान रहे हैं पर हो ना, ये भी है, रोल अलग है ना इनका। अश्विनी आपने क्या पढ़ा? दूसरा वाला आर्टिकल आपने पढ़ा था वो मैं एक सप्तपदी में? आर्टिकल और मैं आपके समकक्ष लेके आना चाहता हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। मेकिंग फार्मर फ्रेंडली, ये आर्टिकल लिखा है, ये जो अशोक गुलाटी जी हैं, अच्छा। अशोक गुलाटी जी और ऋतिका जुनेजा, इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल ये लिखा है, क्योंकि इस टाइम जो हमारी एक गारंटी है, उनमें से एक गारंटी मोदी जी की ये भी है कि हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। तो हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखी कि साहब जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डायरेक्टली लिंक है फार्मर की इनकम के साथ। एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 48.9 बिलियन हुआ 2023 से 2024 में, और इसने रजिस्टर किया है 8% डिक्लाइन हुआ है इसके अंदर, जबकि 2022 और 23 में 53.2 बिलियन था। अगर आप इसको यूपीए गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो इसने एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट 20% था यूपीए गवर्नमेंट में, और जो कि 1.9% पर आ गया 2014 से 2023-24 तक। ये मैसिव डिक्लाइन हुआ है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, और ये हुआ है ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज adopted by the government at present times। ये आगे ये लिखते हैं कि साहब जो इंडियन एग्री एक्सपोर्ट्स है वो बेसिकली उसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे राइस है, राइस नंबर 1 है। राइस के बाद वो कहते हैं साहब हमारा जो नेक्स्ट जो आइटम आता है वो है शुगर है, राइस है, शुगर है, स्पाइसेस है, अनियन है, ये सब चीज भारत सरकार एक्सपोर्ट करती है। लेकिन हमने क्या किया, अपनी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए हमने एक्सपोर्ट्स पर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू एड्रेस दिस इश्यू इन इट्स अर्जेंसी। ठीक बात है, आपकी बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे अशोक गुलाटी जी को पढ़ने में थोड़ा सा डर लगता है। पंकज जी समझते होंगे कि अशोक गुलाटी जी को पढ़ने में डर लगता है, क्योंकि पूरा आंदोलन चला और पूरे आंदोलन के दौरान अशोक गुलाटी जी कभी किसानों के साथ नहीं खड़े हुए। ये एमएसपी के साथ ही नहीं थे, कभी एमएसपी की लीगल गारंटी के साथ ही नहीं थे। एमएस की लीगल गारंटी साथ नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं थे वैसे उनके आज का साथ। जो बीजेपी का दूसरा अखबार है हरिभूमि, हरिभूमि छत्तीसगढ़ और हरियाणा का बड़ा अखबार है। इसके मालिक कैप्टन अभिमन्यु हैं, जो साहिब सिंह अच्छा। वर्मा के दामाद हुआ करते थे और मिनिस्टर भी रहे। तो हम्म उन्होंने अपना एक एडिटोरियल आर्टिकल छापा है हरिभूमि में कि भारत को चीन के साथ अपने जो व्यापार में आर्थिक घाटा हो रहा है उसको कम करना चाहिए। यानी इनका कहना है कि हम जितना सामान उनसे खरीदते हैं उसकी तुलना में हम उनको कम बेचते हैं, तो उसको वो आर्थिक घाटा कह रहे हैं। तो उसके ऊपर एक लेख जरूर देख रहा व्यापार हूँ। घाटा कह रहे हैं, लेकिन कल की ही रिपोर्ट थी जिसमें ये हुआ है कि जो चाइना है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है।
मतलब हम उसको ट्रेडिंग कोस रहे आज हैं भी है। हम। हाँ गलवान के जो लोगों की लाशों के ऊपर वो व्यापार हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह अजीत रहे में हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक खबर है कि अ, हम लोग ठंड के दिनों में तो पराली जलाने पे सुप्रीम कोर्ट तक हल्ला करता है, लेकिन हम्म इस समय फिर से पंजाब में बड़े स्तर पर जो अवशेष हैं फसल के वो जलाए जा रहे हैं, जिनको नाड़ कहते हैं इस समय हम्म के उसको, कि जो गेहूं कटता है, गेहूं की कटाई थोड़ी सी देर हुई, बारिश के कारण थोड़ा और दिक्कत हुआ, और अब जब हम्म उनको अगली फसल की तैयारी करनी थी, क्योंकि क्या है कि अब बोल दिया गया है कि 15 जून तक आपको धान बोना है, तो वहां पर हम्म बड़े स्तर पर नाट जलाई जा रही है, और उसके कारण हुआ कि एक ट्रेन में आग लगते लगते बची, और खन्ना हम्म जिले में तो एक परिवार के 5 लोग की डेथ हुई है। तो अब हमारे यहाँ जो समाचार होते हैं वो मौसम और फैशन की तरह होते हैं। जब पराली का हल्ला होगा तो पूरे देश में होगा, लेकिन जब पंजाब के एक बड़े हिस्से में आज भी नाड के नाम से वही सब कुछ हो रहा है, तो उसकी चर्चा केवल लोकल अखबार में होती है। अजीत में बात आज तो एक सही है। और इम्पोर्टेंट खबर है कि हाँ पाकिस्तान में चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वहां पर विधवा महिलाओं के शादी करने और उन सब में दिक्कत होती है, तो वहां पर हिंदू मैरिज एक्ट को लागू कराने के लिए फिर से पूरा जो उनका उनका सिस्टम है, जो विधायिकी सिस्टम है, उस पे काम होना शुरू किया हुआ है। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो मुझे लगता है कि हम देश के लोगों सामने को जरूर आने चाहिए थी, लेकिन वो एक छोटे से हिस्से के जो रीजनल अखबार हैं वो इन सबको कवर करते हैं। जैसे एक खबर आज हरिभूमि में ही है, हम्म हालांकि वो बीजेपी का सपोर्टर अखबार है, लेकिन उसने छत्तीसगढ़ की खबर को दिया। हम्म छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट है कि वहां पर गरियाबंद जिले में 74 करोड़ रुपए खर्च करके सो कॉल्ड 470 तालाब बनाए गए, और उनमें हम्म से किसी भी एक भी तालाब में एक बूंद पानी नहीं टिकता है। तो जो ये अमृत सरोवर योजना में 24 लाख तालाब पूरे देश में खोद दिए गए हैं, उसका ये एक हड़िया का चावल जो है वो गरियाबंद के नैना का है। सही कह रहे हैं आप। हालत बहुत बुरी है इसमें। ये जो अमृत सरोवर योजना के तहत इन्होंने जो कहा था, इसमें ज्यादातर में कुछ काम हुआ नहीं है। 75 साल के उपलक्ष्य में वो बना रहे थे। एक खबर आप लोगों के शायद सामने आई हो, बेसिकली ये वो है, रिसर्च है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल की रिसर्च है। 10 साल तक एक रिसर्च हुई, अश्विनी, ठीक है। इसमें ये मालूम चला कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं अपने खाने में, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सुनिए आप पहले। इसमें क्या है कि इसमें एक जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ओसिलोबैक्टर, ठीक है। ये हमारे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, हम लोग इसको बहुत प्रोबायोटिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि ये जो फूड से और आपके लीवर से ये फैट को ब्रेक, ये कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक कर देता है, और वो फिर फाइनली स्टूल में चला जाता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपकी धमनियों में नहीं जमने पाता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन अपने आप एक और रिसर्च है इसमें, ये जो लैक्टोबैसिलस है, जो हमारा दही है, दही में जो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई पाया जाता है, उसके बारे में ये है कि ये रिसर्च हुई है कि अगर एक हफ्ते में 2 बार हम लैक्टोबैसिलस रिच फूड लेते हैं, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, उसको 5% कम कर देगा 2 हफ्ते में, अच्छा। ठीक है। और जो एलडीएल का लेवल है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल है, उसको 9% तक कम कर देगा। और ये जो है इसमें छपा हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस में ही था ये, शायद कि गट बैक्टीरिया कैन च्यू अप कोलेस्ट्रॉल। ये मेरे ख्याल से संडे को न्यूज आर्टिकल था, ये संडे को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आर्टिकल था ये। अच्छा, बहुत बढ़िया खबर है। हाँ, अच्छा पंकज जी, एक और स्टडी हुई है, इस पे हिंदू में ही छपी है, और ये भी एक दिन पहले की ही है। इसमें ये छपा था कि स्टडी शोज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट हैजार्ड्स ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये एम ये एस संडे को था स्वामीनाथन, ये आर्टिकल, हाँ। हाँ ये भी हाँ, संडे एम एस को था स्वामीनाथन जो इंस्टीट्यूट, उसकी हेड जो है सौम्या स्वामीनाथन, इनके अध्यक्षता में महिला बाल विकास मंत्रालय ने एक स्टडी करवाई, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे महिलाओं और बच्चों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि बाकी सारे इम्पैक्ट तो हम देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर इम्पैक्ट नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है महिलाओं और बच्चों के इम्पैक्ट की बात। तो उन्होंने डेटा सहित बताया है कि भारत में जो 70% जो जिले हैं,
70% जो जिले हैं वहां पर वो सबसे ज्यादा प्रोन है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक, क्लाइमेट चेंज और एसोसिएटेड डिजास्टर्स को लेकर। तो उसमें क्या है कि वो ये बता रही हैं कि यहाँ, और इत्तेफाकन क्या है, इत्तेफाकन इन्हीं जिलों में अंडर नरिशमेंट है, स्टंटिंग है, और बच्चों में वेट लॉस है, और टीन एज प्रेगनेंसीज हैं, ये सारी समस्याएं भी इन्हीं 70% जिलों में। तो बात ये है कि इन जिलों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स पड़ना शुरू होते हैं तो भारत के जो 70% जो 70% जो जिले हैं उनमें महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। एक ये खबर थी इसमें क्या बिफोर लास्ट ईयर एक डिटेल रिपोर्ट आई है डिस्ट्रिक्ट वाइज है IIPA की, जिसके अंदर हर जिले में किस किस प्रकार के नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर की पॉसिबिलिटीज है और कौन कितना इसके प्रोन है, इस पे पूरे आंकड़े बिफोर लास्ट ईयर आए हैं। कल के किसी अखबार में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी खबर थी कि किस प्रकार से स्कूल एजुकेशन क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रही है, और वर्ल्ड में 24 लाख या कुछ ऐसे बच्चों की संख्या थी जो क्लाइमेट चेंज के कारण, यानी एक्सट्रीम वेदर के कारण, क्लासरूम में गर्मियों के कारण, एक्सट्रीम वेदर के कारण, नंबर ऑफ क्लासेस कम होने के कारण जो उनकी एजुकेशन पे प्रभाव पड़ रहा है, उस पे एक कल शायद मैंने कहीं पे एक रिपोर्ट देखी है, मुझे एग्जैक्ट थोड़ा पूरा याद नहीं आ रहा क्योंकि मुझको बहुत हल्का सा खबर लग रही थी तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया, लेकिन वो एक कल उसको मैंने देखा है। और ये जो जी सर, बोलिए सर। जो हर स्टेट ने डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान तैयार किए हैं, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिक ये सब इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट ऑन वुमेन एक यानी मैंडेटरी सेक्शन है, हर राज्य ने किया हुआ है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं ना, ये सफेद हाथी हैं, ये किसी को ऑब्लाइज करने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ देते थे कि तू स्टडी कर, वो उन्हीं डेटा का एक आकलन करके जूनियर बोर्डेक्स फेलो लगाकर और लगा के एक रिपोर्ट पेश कर देते। अच्छा, हिंदू ने ऐसे छापा है इसको कि एक्सक्लूसिवली हिंदू को मिली है, और ये फर्स्ट एवर रिपोर्ट है जो इस तरीके से आई है। एक और चीज है, आप दोनों रिपोर्ट आप देख लीजिए ना कि जो आपकी आर्थिक सलाहकार परिषद जिसने ये रिपोर्ट दी है, उसमें कौन लोग है आर्थिक सलाहकार? वटल जो हाउसिंग का आदमी है, जो सेंट्रल विस्टा जो कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन था, वो JB मॉर्गन वाला आदमी है उसके अंदर, एक वो यंग IAS है देहरादून की बंसल। इसको एडवाइजरी काउंसिल ने नहीं दी है सर, ये वाली रिपोर्ट जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह ऐसे ही लोग घुसे हुए इन रिपोर्ट्स को बनाने वाले। ये सौम्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, सौम्या स्वामीनाथन की, जो WHO की हेड रही है कोविड के दौरान। मैं जानता हूँ, सुना है उनके बारे में। वो लोग भी सब, चूंकि आजकल विदेश से पैसा लाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कई चीजें उनको अपने तरीके का कैसे कैसे करना हो रहा है ना, नीति आयोग में पंजीयन कराकर। एक खबर पर थोड़ा जल्दी से चर्चा करेंगे इस पर, चूंकि आप लोग दोनों लोग दिल्ली में हैं, और ये खबर बहुत जरूरी है कि एनक्रोचमेंट लैंड्स डाइवर्जेंस थ्रेटन दिल्ली रिज द नेशनल कैपिटल लंग्स। या आप लोगों ने देखी है? ये संडे की न्यूज है। राइट। ये तो बहुत एनक्रोचमेंट हो चुका है। अगर आप इस तरफ चले जाएंगे जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ आप जाएंगे, जो रिज एरिया है वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। आप शंकर रोड की तरफ जाइए सर, जरा वो जो ओल्ड राजेंद्र नगर, आपका न्यू राजेंद्र नगर, वो इतना आगे बढ़ गए कि रिज अब रह ही नहीं गया है। तो एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड तो बहुत मैसिव हो रहा है। अश्विनी, पिछले 10 सालों में 300 हेक्टेयर लैंड ऑफिशियली एनक्रोच्ड हो चुकी है। ये ऑफिशियल डेटा है जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, उसने ये बताया कि आधिकारिक रूप से आंकड़ा है कि 300 हेक्टेयर जमीन का एनक्रोचमेंट हो चुका है। हाँ, हेक्टेयर का एनक्रोचमेंट हो चुका है, और अनाधिकारिक रूप से तो पता नहीं कितनी का हुआ होगा, नहीं मालूम। और इसको मान के लंग्स ऑफ सिटी है, नेशनल कैपिटल रीजन का ये लंग्स है, तो इस पर देखना चाहिए। जब फेफड़े ही खराब हो रहे हैं राजधानी के, तो कैसे काम चलेगा? और ये पिछले 10 साल में छोड़कर इसमें क्या होता है, छोड़कर दिल्ली NCR की तरफ जा रहे हैं, नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा लोग यहाँ रहने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली अब रहने लायक कहाँ रही है। इंक्रोचमेंट भी केवल गरीबों को मारता है। बिफोर लास्ट ईयर लगभग 1.5 साल हुए, फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे बने पूरे खोड़ी विलेज को उजाड़ दिया था।
जहां अच्छा। पर करीबन 6.5 लाख लोगों को उजाड़ा गया था, केवल इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि अरावली के रीच एरिया में जो इंक्रोचमेंट होकर कॉलोनीज बनी उनको उजाड़ा जाए। लेकिन ठीक उसी तरीके से जो फरीदाबाद से लेकर नूह पलवल से होते हुए सोहना की रोड तक उसी अरावली के बेस के ऊपर जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं, जो कब्जे हुए हैं, उनको कभी किसी ने नहीं छेड़ा। तो हर समय अतिक्रमण जो होता है, अतिक्रमण विरोधी अभियान चलते हैं, वो केवल गरीबों के लिए चलते हैं। रेल की पटरी के किनारे गरीबों की झुग्गी को हटाने के लिए तो चलेंगे, लेकिन दिल्ली की कोई भी डीडीए कॉलोनी में ऐसा नहीं है जहां पर 1 रूम सेट को 3 रूम सेट नहीं कर दिया गया हो। बिल्कुल सही, बहुत सही बात ये बताई वो है। सामान्य सी घटना है, ठीक है ना। तो उस कारपेट एरिया बढ़ने का मतलब होता है कि आपका जो ओपन स्पेस कम होना, जमीन पे गिरने वाले पानी को सोखने की जगह कम होना, हरियाली के लिए जगह कम होना, समाज के लिए जरूरी कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, केचुआ, काकरोच, उसके लिए जगह कम होना। लेकिन हमारे लिए केवल गरीब को का जो झोपड़ा होता है उसको रिसेटलमेंट में डाला जाता है। तो अतिक्रमण अभियान एक प्रकार से पूंजीवादी अभियान है, तो इसलिए मैं इसके बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं रहता हूं। जिस दिन तक सरकार ये ना सोचेगी कि जिस अधिकारी के इलाके में अतिक्रमण हुआ है, फर्स्ट उसको टर्मिनेट किया जाए, उसका पेंशन बंद कर दी जाए और उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, जिस दिन ये नियम आ जाएगा तो हम इन सब अभियानों के और इस टाइप की रिपोर्ट्स के समर्थन में होंगे। देखिए क्या होता है, इन रिपोर्ट्स का एक गणित होता है, इस प्रकार के आदेशों का। एनजीटी ने 5 साल पहले एक आदेश दिया था कि जंतर मंतर के आसपास प्रदर्शन बंद कर दिए जाएं, और उस समय तत्काल पुलिस पहुंची थी और उसने प्रदर्शन हटा दिए थे। वो स्पेसिफिक कारण था, उसमें कुछ लोगों को वहां से हटाना था। आप इन खबरों के पीछे की खबर दूसरी होती है। जिस दिन हेलमेट कंपनीज के प्रोडक्शन में गिरावट आने लगती है, तो वो एक एनजीटी का ऑर्डर, एक हाई कोर्ट में रिट, ये सब कराते हैं कि पीछे बैठने वाले को, वो घर में बैठने वाले को भी हेलमेट जरूरी है। जबकि रोड एक्सीडेंट के सबसे बड़े कारण सड़कों की दुर्गति है। उसके ऊपर कोई पीआईएल आपने देखी है क्या जिसपे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? तो ये जो ये रिपोर्ट और ये सब चीजें हैं ना, इसके बिहाइंड द कर्टेन जो होता है, वो एक पूंजीवादी का खेल अलग चलता रहता है। एक पक्ष है, निश्चित रूप से एक पक्ष है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। राइट। ठीक है, थैंक यू पंकज जी, और थैंक यू अश्विन, बातचीत करने के लिए शुक्रिया।